हेलो। 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 आवाज़ अभी क्लियर हो रही कि नहीं, वो चेक कर लिया आपका? चलिए। तो देखिए आज का क्या है। आज का टॉपिक है हमारा हिंदी में। अभी हिंदी में मैंने आपको समास और उसका पढ़ा दिया है, क्या समास और वो क्या कहते हैं, समास आपका ख़त्म हो गया था और रस ख़त्म हो गया था। ठीक है, ये यूपीएसआई के लिए हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। जो इसमें आज कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इसके आपके जो एसआई का एग्ज़ाम है, यूपीएसआई और एलटी ग्रेड के लिए। क्योंकि आज जो मैं बताऊंगा आपको शब्द विचार, मतलब शब्द का विचार, चैप्टर का नाम जो है अपने, वो क्या है। आज क्या है, आज है शब्द। एक मिनट, बैकग्राउंड चेक कर लेंगे स्क्रीन का। ठीक है, ये रहने दीजिए। ठीक, आज क्या है आपका शब्द और विचार, चैप्टर का नाम है शब्द। क्या है, शब्द विचार। ठीक, क्या है ये शब्द विचार आपके। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, क्या है शब्द विचार। ठीक, इसका क्या है, इसका यूज आपको कहाँ होगा, पहले देखिए शब्द किसको कहते हैं। एक दिन वर्ड विचार मैंने बताया था, आज है शब्द विचार। ठीक, क्या है ये शब्द विचार। इस शब्द विचार में से शब्द आपसे पूछना है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द को परिभाषित करना था। ठीक है, शब्द को परिभाषित करना था। वर्णों या ध्वनियों, क्या वर्णों या ध्वनियों पर मैं बहुत लिख दे रहा हूँ, पहले देखो। वर्णों या क्या है, वर्णों या ध्वनियों। ठीक, वर्णों या ध्वनियों के क्या है, सार्थक। देखिए यहाँ सार्थक अभी आपके सामने है। सार्थक मेल को, सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं शब्द। अभी हम कहेंगे शब्द कहते हैं। ठीक, शब्द कहते हैं। ठीक, क्या है आप देख लीजिए शब्द किसको कहते हैं। अब देखिए वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। यदि सार्थक मेल न हो तो निरर्थक बनते हैं। जैसे यदि सार्थक मेल न हो तो आपके निरर्थक शब्द बन जाते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। निरर्थक शब्द बनते हैं। चलो भैया, शब्द बनते हैं। ठीक है, एक ये भी परिभाषा आपको सुना दिया मैंने। ठीक, निरर्थक शब्द बनते हैं और उनका हिंदी व्याकरण में कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, सार्थक शब्द का मतलब है और निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है उसका हिंदी व्याकरण में कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए अभी मैं बता रहा हूँ उदाहरण आपको। अब देखिए क्या उदाहरण में, देखिए इधर हम बता रहे हैं आपको सार्थक मेल, इधर है सार्थक मेल। ठीक, इधर क्या है, इधर सार्थक मेल बता दिया मैं। अब इधर देखिए आपका सार्थक शब्द क्या होगा वो देख लीजिएगा। आपका क्या है, यहाँ पे हो जाएगा सार्थक, सार्थक शब्द। ठीक, ये हो गया सार्थक शब्द। ठीक, अब देखिए सार्थक शब्द मेल क्या है आपका, क प्लस म प्लस ल। ठीक, ध्यान रखिए ये वर्णों का भी है। ये शब्द बना है कमल, कमल शब्द है, लेकिन वर्ण या ध्वनिया के सार्थक मेल से बने, इसको वर्ण कहेंगे हम। ठीक, अब देखिए इसका क्या होगा, ये देखिए सार्थक शब्द हो जाएगा आपका कमल। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कमल। ये है सार्थक। ठीक, ये है सार्थक शब्द जिसका अर्थ होता है जो कीचड़ में खिलता है, कमल। ठीक। ठीक, अब एक शब्द और देखिए, कलम। क प्लस ल प्लस म, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कलम। क्या हो जाएगा, कलम। ठीक, ये भी आपके क्या है, ये भी आपके हैं सार्थक। क्या है, ये सार्थक शब्द। ठीक, सार्थक शब्द ये भी हो गया आपका सार्थक शब्द, कलम इस पेन जिसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक, अब निरर्थक मेल देखिए किसको कहते हैं। अब निरर्थक में आ जाइए आप। वो सार्थक आपने देख लिया, अब निरर्थक वाला में जब आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, निरर्थक जब देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह है क्या है, यह है निरर्थक। यह है निरर्थक, निरर्थक क्या, मेल। ठीक, निरर्थक मेल आपको पता है, ऊपर उस निरर्थक मेल। ठीक, क्या है आपका, यह निरर्थक मेल। अब देखिए अब निरर्थक मेल में क्या शब्द बनेंगे आपके, निरर्थक शब्द वाला। अब देखिए क्या है यहाँ पे, निरर्थक मेल और शब्द। ठीक है, चलिए भैया अब देखिए दिख रहा है ना, अभी तो दिख ही रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या है, एक शब्द मैं लिखा हूँ ल क म,
अब देखिए ल प्लस क प्लस म, ठीक, शब्द बना आपका ल क और म। ये कोई सार्थक शब्द है हिंदी में, व्याकरण में, किसका कोई मतलब है? कोई डिक्शनरी में या किसी में कहीं कोई मतलब है इसका हिंदी में? नहीं है। तो आपका निरर्थक हो गया, कोई अर्थ ही नहीं बता रहा है आपको, तो ये क्या हो गया? निरर्थक शब्द हो गया। ठीक है, वर्णों और ध्वनियों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। ये आपके वर्ड हो गए भैया, और इससे कोई मेल से कोई शब्द बना नहीं, इसलिए क्या कहलाएगा? ये निरर्थक शब्द। जैसे म क ल लिख दिया, म प्लस क प्लस ल लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा म क ल। इसका अर्थ है हिंदी में, हिंदी डिक्शनरी या हिंदी व्याकरण में इसका कोई मतलब है या कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसलिए क्या होगा? ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका निरर्थक शब्द कहलाएगा। चलो भैया, ये हो गया आपका निरर्थक और सार्थक, आपको समझ में आ गया। आगे देखिए क्या है, शब्द और पद। एक शब्द, शब्द और पद, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, आगे समझ में आए। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वही शब्द पद कहलाता है। क्या है देखिए, जब कोई शब्द, क्या है, किसी, जब कोई शब्द, क्या है? जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, में किसी, क्या हो जाएगा आपका? किसी, किसी वाक्य में, क्या है? किसी वाक्य में, किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है, ठीक, उसे 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 क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं पद। ठीक, उसे पद कहते हैं। चलो ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पद। जैसे राम आम। अब जैसे देखिए, ये राम क्या है? एक नाम है। आम भी एक वस्तु है या फल है, तो ये क्या है? ये आपका क्या है? ये है संज्ञा पद। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे संज्ञा पद। ठीक है, ये क्या है? संज्ञा पद या संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द या पद, इसको जो भी आप कह सकते हो कह सकते हो। ठीक, आगे देखिए, आपका एक शब्द बनता है क्या? खाता है। अब खाता है क्या? एक खाता है, राम आम खाता है, तो खाना क्या है? खाना आपकी क्रिया है। खाना क्या है? क्रिया है। खाना क्या है? क्रिया शब्द है। ठीक, खाना शब्द ये क्रिया शब्द हो गया। ठीक है, राम खाता है। ठीक, अब बनता क्या है टोटल शब्द? राम आम खाता है, ये पूरा एक बन गया आपका शब्दों के मेल से बना पद, पूरा पद बन गया है। ठीक, राम क्या है यहाँ पे? कर्ता पद। राम जो है यही तो करता है, यही तो क्रिया को कर रहा है। राम क्या है? आपका हो गया एक कर्ता पद। ठीक, चलो भैया, एक कर्ता पद हो गया। ठीक है, और आम क्या है? कर्म। कर्म, कर्म क्या कर रहा है? आम को खा रहा है ना, ये है। और क्या हो गया? कर्म क्या है? कर्म तो आम पे कर रहा है ना, आम को खा रहा है। ठीक, और क्या है? ये उसकी उसका कर्म है। ठीक है, और खाता है, अभी कर्म पद, अब यहाँ खाता है, अभी मैंने बताया था, यहाँ का क्रिया, क्या है? खाना क्रिया पद। ठीक, ये शब्दों और किसके मेल से? क्या? जब कोई शब्द किसी वाक्य के में प्रयुक्त होता है तब वही पद कहलाता है। ठीक है, चलो अब देखिए, अब इसमें क्या है, आपको इससे स्पष्ट हो गया कि इसमें क्या है? कोई शब्द तब तक शब्द नहीं जब तक वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता। वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता, ज्यों ही वह किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, जैसे ही वाक्य में प्रयुक्त हो गया, ठीक, तो क्या कहलाता है? त्यों ही वह पद बन जाता है। पूरे पद, एक पद का विस्तार हो जाता है, कर देता है। व्याकरण की भाषा में पता है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। ठीक, जितने भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं उसको पद कहते हैं, जब वाक्य पूरा होता है, एक पद पूरा होता है। राम आम खाता है, ये क्या है? आपका ये जो है, इसको अभी क्या कहेंगे आप? एक पद कहेंगे। शब्दों के क्या है यहाँ पे? जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है वही शब्द पद कहलाता है। जब वाक्य पूरा लिखा जाता है शब्द ही पद है। ठीक, इसको ध्यान रखना है आपको। अब शब्दों के भेद देखिए क्या है। अब शब्दों के भेद आपको मैं बता दूं क्या है यहाँ। शब्दों के भेद, ठीक, इसको देखिए, क्योंकि एसआई और एलटी ग्रेड और यूपी टेट के लिए बहुत ही जरूरी क्लास है, मैं इसलिए इसको बार बार आप लोग को कंप्लीट करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, और शब्दों के भेद के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए जाते हैं। क्या है? अब देखिए यहाँ पे शब्दों के 4 भेद किए जाते हैं। चलो, किए जाते हैं। और पहला देखिए क्या कह रहा है। पहला भेद क्या बनेगा आपका? अर्थ के आधार पे।
क्या है, अर्थ के आधार पे। कुछ ज़्यादा मोटा हो गया यार पेन, इसको थोड़ा और पतला करना पड़ेगा मुझे। इसको ले लो, इसको यहाँ कर लो, इसको यहाँ कर लो, इसको खत्म करो। क्या है, हो गया अर्थ के आधार पे। एक पहला क्या है, पहला आपका हो गया अर्थ के आधार पे, और फिर दूसरा नंबर पे क्या आएगा, रचना और व्युत्पत्ति के आधार पे। रचना रचना और लिखिए या लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। रचना या व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पे जो शब्द की उत्पत्ति होती है ना, देखिए क्या होता है, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक, मोटा पेन है, ठीक आपको दिखेगा। नंबर तीसरा, शब्द का भेद कैसे होता है, शब्द को भेद में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। चलो भैया ये भी देख लो। और चौथा नंबर का क्या कहेंगे, उत्पत्ति के आधार पर हो गया। अब चौथा नंबर का आपका होता है रूपांतरण के आधार पे, रूपांतरण के आधार पे। क्या है, ये है रूपांतरण के रूपांतरण के आधार पर। ठीक, ये आपके चार हो गए। क्या, ये है शब्दों के भेद। शब्दों के चार भेद होते हैं। ठीक, शब्दों के चार भेद। अर्थ के आधार पे हो गया, रचना व्युत्पत्ति के आधार पे हो गया। ठीक, फिर उत्पत्ति के आधार, ये व्युत्पत्ति है, ध्यान रखिए, उत्पत्ति नहीं। तीसरे नंबर पर उत्पत्ति के आधार पे हो गया। चौथा नंबर आपका रूपांतरण के आधार पे हो गया। इसको आप देखिए, इसको आप देखिए। चलो आगे देखो मेरे भाई, ये हो गया, यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। आगे देखो, ये शब्द विचार जो है ना, ये शब्द विचार आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अरे अब देखिए, अर्थ के आधार पे हम आते हैं। अभी इससे पहले मैं बताया हूँ, पहला है अर्थ के क्या है, अर्थ के आधार पर। ठीक, अर्थ के आधार पे आपको बताना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए सार्थक, क्या है, ये सार्थक शब्द, और दूसरा यहाँ पे लिखता हूँ, और ये आ जाएगा निरर्थक शब्द मेरे भाई, निरर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ हिंदी व्याकरण में नहीं होता। चलो ये हो गया। अब देखिए, सार्थक शब्द कहते किसे हैं, वे शब्द कौन से, सार्थक शब्द वे शब्द हैं, वे शब्द हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। शब्द जिनका क्या है, जिनका कोई क्या है, जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है। ठीक, जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, उसको हम क्या कहेंगे, सार्थक शब्द। जैसे रोटी, उल्टा, उल्टा हमने कर दिया मतलब पलट गया। ठीक, रोटी, उल्टा, खाना, खाना का अर्थ है मेरे भाई, खाना दो दो अर्थ में आता है, खाना, पानी, अल्लाह, ये शब्द क्या है, सार्थक है, जिसका हिंदी में कोई न कोई अर्थ निकलता है। ठीक, और क्या है, इसका निश्चित अर्थ निकलता है, चाय आदि, चाय आदि, जिसका पद तोड़ने पर भी हमें क्या मिलता है, रो प्लस टी, इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा रोटी। ठीक, रोटी, ये सार्थक शब्द, रोटी खाने के लिए होती है, इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक, अब देखिए निरर्थक क्या होता है। अब देखिए आपका सेकंड क्या है, वो है निरर्थक शब्द। क्या है, निरर्थक शब्द। ठीक, अब देखिए क्या है, जिसका कोई, वे शब्द क्या है? निरर्थक शब्द होते हैं वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वे शब्द क्या है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, ये क्या है, ये है आपका निरर्थक शब्द। ठीक, अब देखिए जैसे बोरी, पुलरा, वाना, कुछ लोग दो मेरे भाई, ये बोरी, ठीक, पुलरा, कोई मतलब है नहीं, इसका अर्थ कोई निकलेगा ही नहीं, कुछ भी लिखते हुए चले जाओ। वाना, ठीक, तानी, तानी अगर मैं लिख दूं बाती, बाती कोई मतलब है, गुल्ला, कोई भी शब्द लिख दो जिसका कोई अर्थ
नहीं निकलते, उसको हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक, सार्थक शब्द समझ में आ गया, निरर्थक शब्द समझ में आ गया होगा आपको, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर बताएंगे कमेंट में, आप बताइएगा, फिर से करेंगे। दूसरा शब्द, दूसरा किसके आधार पर था, और एक क्या था दूसरा हम लोग का, क्या था जी, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना या क्या था, व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक, शब्दों की रचना कैसे होती है, अब देखिए आप, ये दूसरे नंबर का था ना। अब दूसरे नंबर का था तो इसको, मेरा कैमरा कुछ गड़बड़ सेट हो गया यार, मुझे लग रहा है मेरा इधर उधर हो गया, इसको सेट फिर से करवाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में नहीं आ रहा है। चलो इसको भी देखवाते हैं। ठीक है, अब जब व्युत्पत्ति के आधार पर आप देखेंगे तो इसमें तीन शब्द होते हैं। क्या है, व्युत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पर इसमें तीन भेद किया जाएगा। अब इसको क्या है, इसमें तीन भेद होते हैं, इसमें तीन भेद होते हैं। ठीक, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक, या इसको हम कहेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। चलो मेरे भाई ये भी देख लेता हूँ। अब देखिए क्या, ये तीन शब्द जो हैं इसको देखिए कौन कौन से व्युत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए पहला होगा रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। ठीक, दूसरा नंबर पे आता है आपका क्या, दूसरे नंबर पे आएगा यौगिक शब्द। क्या है, दूसरे नंबर पे आएगा यौगिक शब्द। ठीक, क्या है, यौगिक शब्द। नंबर तीसरा आपका क्या बताएगा, नंबर तीसरा बताएगा योग ऋण। योग तीसरा क्या है, योग ऋण। क्या है, योग ऋण। योग ऋण क्या है, शब्द है। देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिखा रहा होगा तो उसके लिए मैं बताऊंगा, अभी राइटिंग सही नहीं है मेरी इस पर, लेकिन तब पर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको पेन चेंज कर करके बताने का मेरे भाई। अब जाके हो सकता है सही हो जाए, तो देखा जाए। अब जैसे क्या है, तो और बेकार नहीं, अब सही होगा। अब जैसे क्या है इसमें आपको मैं बता दूं, अगर ऋण शब्द किसको कहते हैं, तो क्या है, ये है ऋण शब्द। ठीक है, ऋण शब्द, ऋण शब्द किसको कहेंगे, ऋण शब्द क्या होता है, जिन शब्दों के खंड किए जाने पे कोई अर्थ ना निकलता हो। क्या है, जिसका अर्थ ना निकले, अर्थ तो डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, चलो अब देखो क्या कह रहा है, ये ऋण शब्द जो है, ये आपका ऋण शब्द के जिन शब्दों के खंड किए जाने पे कोई अर्थ ना निकले, जिन शब्दों के क्या है, खंड किए जाने पर कोई क्या है, अर्थ न निकले। ठीक, न कोई शब्द न क्या है, न निकले। ठीक, न निकले, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे ऋण शब्द, ऋण शब्द। तो क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऋण शब्द कहते हैं। ठीक, चलो अब इसमें जैसे एक उदाहरण में अगर आपको मैं बता दूं, जैसे राज, ये है राज। ठीक, ये शब्द है आपका, ये आपका शब्द है, क्या है, ये राज ऋण शब्द है। ठीक, अब इसको खंड करने पर देखिए निरर्थक शब्द क्या निकलेगा। अब देखिए राज है तो राज, तो फिर प्लस रा प्लस जड़, कोई मतलब नहीं निकला, तो ये क्या है, ये आपका निरर्थक कहलाएगा। ये क्या है, ये है निरर्थक शब्द। ठीक, ये क्या, ये आपका कहलाएगा निरर्थक शब्द। कन्या, ये देखिए ये अर्थ है, इस कन्या का अर्थ है, कन्या मीन्स बालिका, लेकिन क प्लस न्या, अब इसको विखंडित किया आपने तो कोई अर्थ निकला इसका, दोनों को किया तो नहीं निकला, तो आपको क्या है, यह है निरर्थक, यह निरर्थक शब्द। ठीक, कन्या हो गया। ठीक, आगे देखिए विद्या, अब विद्या मीन्स क्या होता है, विद्या भारती, विद्या मीन्स ज्ञान होता है। ठीक, अभी मैं कह दूँ बी प्लस द्या, अब इसका अर्थ और इसका अर्थ में कोई शब्द नहीं निकलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा निरर्थक शब्द। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा निरर्थक शब्द। ठीक, ये आपके हो गए निरर्थक शब्द। ये क्या है आपका, अब जैसे मैं एक शब्द बोल दूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ सागर, ये तो है सागर, मतलब आप बताएंगे मुझे, लेकिन मैं लिख दूँ सा प्लस गर, अब इसका अर्थ इसका अर्थ अलग अलग करने में कोई मतलब निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो इसलिए क्या है, ये निरर्थक कहलाएगा। ये क्या है, ये आपके निरर्थक शब्द हो गए। ठीक, ये क्या है, ये है निरर्थक शब्द।
ठीक है, ये देखिए, ये आपका ऋण शब्द मैंने बता दिया। ठीक, अब इसके बाद देखिए यौगिक शब्द किसको कहते हैं। चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं, हाँ, अब देखिए क्या है यौगिक शब्द। क्या है, ये है यौगिक शब्द। ठीक, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द की परिभाषा से ही पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। यौगिक शब्द क्या है, शब्दों के मेल से बने वाक्य, जैसे शब्दों के मेल से बने वैसे शब्द जिनका खंड करने पर सार्थक हो और यौगिक कहलाते हैं। जैसे शब्दों के मेल से बने शब्द, से बने शब्द, क्या है, बने शब्द का, बने शब्दों का क्या है, बने शब्दों को मैं जब विखंडित करूंगा इसमें से क्या, खंड करने पर, मतलब वैसा शब्द जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो, मतलब शब्दों के मेल से बने शब्द जो जो जिसका प्रत्येक खंड क्या है, खंड प्रत्येक खंड सार्थक हो। सार्थक का मतलब अर्थवाद देने वाला, सार्थक अर्थ दे, या सार्थक शब्द। इसको अर्थ और शब्द आप दोनों लिखिए, नहीं तो आप कहेंगे कंफ्यूज नहीं आएंगे। इसको सार्थक शब्द का अर्थ देता है उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यौगिक। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यौगिक शब्द। ठीक, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम यौगिक शब्द। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए क्या है। ठीक, यौगिक शब्द का उदाहरण आप देखिए क्या है। अब जैसे यौगिक शब्द क्या है, राजकन्या समास वाला है, राजकन्या। अब देखिए यहाँ क्या है, इसको जब हम करेंगे तो हम इसको करेंगे राज या राजा, राजा की कन्या, यही करेंगे ना। तो यहाँ राज प्लस कन्या, फिर यहाँ पे देखो दोनों का अर्थ, राज मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे हो गया राजा, और एक कन्या मीन्स क्या हो गया, बालिका या लड़की, बालिका या लड़की। फिर क्या हो गया, राजा की लड़की हो जाएगा, ये कन्या मीन्स लड़की। अब जैसे हिमालय, ये क्या है, ये आपका हिमालय। अब जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय। ठीक, क्या है, ये हिम प्लस आलय। इसमें क्या है, हिम का अर्थ होता है बर्फ, चलो मेरे भैया, बर्फ, और आलय मीन्स क्या होता है, घर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं बर्फ का घर। ठीक, ये क्या है, ये बर्फ का घर। ये आपके शब्द क्या है, जब मैं इसको, इसका मैं मतलब क्या किया, खंड किया, एक खंड किया, हिम मिस ये भी खंड, हिम मिस बर्फ, आलय मिस ये, जब मैं खंड किया तब पर भी अर्थ इन्होंने दिया। हिमालय जब है ये पूरा तब पर भी अर्थ है। इसको क्या है, राजकन्या यानी राजा की कन्या, राजा, राज मिस राजा या राजा प्लस कन्या की मिस बालिका। ठीक, तो क्या हो गया, ये दोनों खंड करने पे भी क्या कर रहे हैं आपको, एक अच्छे से एक नए शब्द का, मतलब उसी शब्द को दोनों अर्थ दे रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो जब आप किसी भी तत्पुरुष मतलब समास को विखंडित, मतलब समास का विग्रह कर रहे हैं, तब उसमें अर्थ को प्रयुक्त, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यौगिक शब्द। ठीक, अगला देखिए तीसरा कौन सा था, तीसरा था आपका यौगिक योग। अब इसका क्या है, योग ऋण। तीसरा क्या था, तीसरा है योग, योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द। ठीक, ये क्या कहलाएगा, योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द में आपको क्या होगा, योग ऋण ऐसे यौगिक शब्द हैं, क्या ये ऐसे यौगिक शब्द हैं, ये क्या है, ऐसे क्या है यौगिक, ये ऐसे यौगिक शब्द हैं। कैसे यौगिक शब्द है भैया, ये देखिए, ऐसे यौगिक जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर, ठीक देखो, जो अपने सामान्य या साधारण, क्या है, साधारण अर्थ को छोड़कर, अर्थ को क्या है, अर्थ को छोड़कर, ठीक, किसी, क्या है, किसी। अब देखिए इसमें दो शब्द प्रयुक्त होंगे आपके, छोड़कर किसी विशेष कोई, मतलब अर्थ को छोड़कर, ठीक है, कर कोई, क्या है, कोई विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं। ठीक, करते हैं। ठीक, मैं इसको ऐसे याद किया था, जब मैं याद करता हूँ किया था तो इसको मैंने याद कर लिया था। इसको हमने कहा था बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास में जो शब्द आते हैं उसी को हम कहते हैं आपका क्या, उसी को हम कहते हैं योग ऋण। अपने शब्दों में मैं बता रहा हूँ और नहीं। अब जैसे लंबोदर, इसका क्या होगा एग्जाम्पल देखिए। लंबोदर, ठीक, ये क्या है लंबोदर। इसका क्या होगा, ये जाएंगे गणेश भगवान। आपको अर्थ पता है, अगर लंबोदर कोई कहा तो आप सीधे कह देंगे गणेश जी को हम कह रहे हैं। ठीक, पंकज, पंकज, पंक मिस क्या होता है, पंकज, पंक मिस होता है कीचड़, कज मतलब कमल, ये हो जाएगा आपका कमल। ये आपका विशेष अर्थ दे रहा है पंकज। ठीक, तीसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ पे। ठीक, गिरिधर, ये है गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला यानी भगवान कृष्ण। कौन, जब गोवर्धन पर्वत को इन्होंने उठाया था कानी उंगली पे, तो इसको क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे गिरिधर। ठीक है, अब देखिए क्या, बीड़ा पाणी, अभी एक अर्थ मैंने अभी बताया था आपको, क्या है बीड़ा पाणी। बीड़ा पाणी मतलब क्या है, मैं सरस्वती जी को कह रहा हूँ, अपनी आराध्य देवी सरस्वती। ठीक, हलधर, अभी एक शब्द आ गया यहाँ नया शब्द। अब देखिए क्या है, ये हलधर, हलधर को क्या कहते हैं, बलराम। बलराम कौन थे, कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम। ठीक, देखिए ये क्या है, ये आपके योग ऋण शब्द हो गए। ठीक है, अगर मैं इसको देखा जाए, अगर कायदे से देखा जाए, अब देखिए योग ऋण शब्द, इसका मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे हुआ है, नहीं तो आप कहेंगे कि कैसे आप बता रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ 3 खंड करिए ना, यहाँ लिखिए योग ऋण, दिख रहा है, हाँ, योग ऋण शब्द। ठीक, अब देखिए दूसरे में क्या करना है, हमें साधारण अर्थ इसका लिखना है। क्या है, साधारण, साधारण अर्थ। ठीक, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या लिखना है, विशेष अर्थ। अब यहीं लिख देता हूँ, क्या है आपका विशेष अर्थ। ठीक, क्या है आपका विशेष अर्थ। ठीक, योग ऋण शब्द में कौन सा शब्द आया था, पंकज। क्या ये पंकज हमने योग ऋण शब्द में बोला है। अब इसको विखंडित हमने यहीं पे किया, क्या पंख मस्कीचड़ जमस फूल, तो क्या हो गया पंकज। इसका साधारण अर्थ क्या होता है, कीचड़ में जन्मा। क्या है, कीचड़ में जन्मा। ठीक, कीचड़ में जन्मा। ठीक, हमने कीचड़ में जन्मा का मतलब बताएंगे आपको। विशेष अर्थ क्या दिया, विशेष अर्थ दे दिया आपको एक कमल। इसको छोड़ा और तीसरा अर्थ दिया आपको क्या, कमल। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को, किस बात को, कि ये आपको बहुव्रीहि समास से जो शब्द होते हैं उसको हम योग ऋण शब्द कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए लंबोदर लिखा है यहाँ, क्या लिखा है, यहाँ लिखा है लंबोदर। क्या लिखा है, लंबोदर। आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। अब देखिए इसको विखंडित किया मैंने, हमने किया लंबा प्लस उदर। ठीक, ये दोनों का अर्थ हो रहा है, लेकिन इसको मैं उसमें भी रख सकता हूँ योग ऋण में। लंबा मिस बड़ा, उदर मिस क्या हो पेट, इसको उसमें भी रखा जा सकता है, लेकिन एक इसका तीसरा अर्थ भी होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें भी हो रहा है, दोनों शब्द दे रहे हैं तो हम कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक, तो क्या है लंबे पेट वाले, ये क्या है लंबे, लंबे पेट वाले। ठीक, लंबे पेट वाले, तो यहाँ पे क्या हम कहेंगे, हम कह देंगे गणेश। लंबे पेट वाले हम किसको कहेंगे, हम किसको कहेंगे, गणेश। किसको कह देंगे, गणेश। ठीक, ये शब्द आपको समझ में आ गया। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कीचड़ में सीप भी होता है, घोंघा भी होता है, शैवाल आदि सबका जन्म होता है, लेकिन उन्हें पंकज हम नहीं कहेंगे। ठीक, यौगिक शब्द क्या है, पंकज सिर्फ, सुन लीजिए मेरी बात, पंकज सिर्फ क्या है, कमल के लिए रूढ़ हो गया, कम के लिए रूढ़ हो गया। उसी प्रकार लंबा पेट वाला कुछ भी हो सकता है, जैसे ऊँट भी लंबे पेट का हो सकता है। ठीक, हाथी भी हो सकती है, या कोई मनुष्य भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए यहीं पे अपवाद है। लेकिन यह शब्द लंबोदर सिर्फ और सिर्फ गणेश भगवान के लिए प्रयुक्त करेंगे हम, न कि कह देंगे ऊँट का भी पेट लंबा है तो ऊँट के लिए भी कह देंगे लंबोदर ऊँट। ऐसा नहीं, एक विशेष अर्थ देता है, जो उसको हम कहते हैं क्या कहेंगे, योग ऋण शब्द, जो अपने विशेषता को छोड़ के किसी नए शब्द की उत्पत्ति करे या नए शब्द का अर्थ बताए, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं योग ऋण शब्द। ठीक, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अब तीसरा क्या है, उत्पत्ति के आधार पे अब देख लीजिए क्या मैं बताना था। 2 हो गया, अब तीसरा क्या था, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। चलो मेरे भैया ये भी देखो, उत्पत्ति के आधार पे इसके भी कितने भेद, इसके भी आपके 4 भेद, इसके 4 भेद होते हैं। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं शब्दों के, 4 भेद, 4 भेद होते हैं। ठीक, 4 भेद होते हैं। पहला क्या है, तत्सम, तत्सम शब्द क्या है, तत्सम। दूसरा क्या है, दूसरा हम कहेंगे तद्भव। क्या कहेंगे, तद्भव। नंबर तीसरा हम क्या कह देंगे, देशज विशेषज, आपने पढ़ा ही है, देशज,
अपने अपने देश की भाषा। नंबर चौथा चीज विदेशज। विदेशज जो हमने विदेश से ग्रहण किया, इसको क्या कहेंगे? विदेशज शब्द। ये सब के आगे आप शब्द भी लगा सकते हो। ठीक, अब तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत के वे मूल शब्द क्या? अब देखिए यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ। संस्कृत के वे मूल शब्द क्या? संस्कृत के वे मूल शब्द क्या? संस्कृत के वे मूल शब्द, ठीक, जो ज्यों के त्यों ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे संस्कृत में वैसे हिंदी में बिना अर्थ परिवर्तन के, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे तत्सम। ठीक, क्या कहेंगे? तत्सम। ठीक, तत्सम शब्द कहेंगे। यहाँ मैं बताऊंगा। अब यहाँ बताने का मतलब है कि ऐड करना पड़ेगा मुझे पेज। अब देखिए यहाँ क्या है? तत्सम। ठीक, तत्सम संस्कृत के जो शब्द जैसे के तैसे हिंदी में प्रयुक्त हम करते हैं, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण आपको बता दे रहे हैं। अंक, अंकुर। ठीक, देखिए कुछ शब्द इसमें ट्रिक भी होती है संस्कृत वाले शब्द में। आज्ञा, ठीक, ऊर्जा, ठीक, ये सब क्या है? ये सब आपके तत्सम शब्द में बता रहा हूँ। ठीक, ऋषि, क्या है? ऋषि। ठीक, ये सब शब्द क्या है? जो संस्कृत में आते हैं। ठीक, जो संस्कृत में आते हैं। अब जैसे गंगा, गीत, गंगा, गीत, ये सब शब्द जो है आप एक बार देख लीजिए, नहीं तो आप सोचेंगे कहाँ। चतुर, चतुर, दर्शन, दर्शन। ठीक, ठीक है, ये हो गया आपके क्या? ये हो गया तत्सम। संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं तत्सम। तत् में संस्कृत के सम, समान, उसके समान, किसके? संस्कृत के। दूसरा क्या है? दूसरा है तद्भव। दूसरा क्या है? तद्भव। अब तद्भव जो शब्द है आपका, ये क्या है? हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े, देखो मेरे भाई, नहीं देखो, हिंदी में क्या है? हिंदी में प्रयुक्त, ठीक, हिंदी में क्या? हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के क्या है? संस्कृत के क्या है? बिगड़े, क्या? संस्कृत के बिगड़े रूप को, बिगड़े रूप को, बिगड़े रूप को, बिगड़े रूप को, बिगड़े रूप को हम क्या कह देते हैं? बिगड़े रूप को हम कहते हैं तद्भव। हम तद्भव, तद से भव, तद से जिसकी उत्पत्ति हुई है उसको हम कहते हैं तद्भव। तद से उसकी उत्पत्ति, उसको हम कहते हैं तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक, अब इसका उदाहरण आपके सामने मैं दे दे रहा हूँ। अब उदाहरण में देखिए, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। जैसे अंक, अंक है तत्सम, आँख हो जाएगा। चंद्र क्या है? तत्सम है, तो उसका चांद हो जाएगा। अग्नि, आग हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे मैं बता रहा हूँ, यह है आपका तत्सम। अब इसी से बिगड़ा हुआ रूप में आ जाएगा आपका तद्भव। अब जैसे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अंक का है, अंक अभी आपको बताया तत्सम है, तो अंक का क्या हो जाएगा? अंक का हो जाएगा अंक, आँख। चलो, क्या है? अग्नि, अग्नि में क्या होती है? आग, जो हम लोग जानते हैं भैया अपने आम बोलचाल की भाषा में, क्या? आग। चंद्र का क्या हो जाएगा? ये चंद्रमा को हम लोग कहते हैं, तो हम लोग इसको चंद्रमा को क्या कहेंगे? हम लोग कह देंगे चाँद। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे चाँद। ठीक, अगला शब्द देखिए क्या कह रहा है? अष्ट। ठीक, अगला शब्द क्या कह रहा है? अष्ट। अब अष्ट में जो प्रयुक्त होता है शब्द, उसको कहते हैं आठ। क्या है? आठ। देख लिए, आपको मालूम होना चाहिए कि संस्कृत में जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं बिगड़ के, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम कहते हैं तद्भव। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी हमारे हिसाब से। अगला शब्द क्या है? तीसरा नंबर देखिए, देशज। देशज। अब जब हम देशज को देखेंगे तो इसमें देशज क्या? अपने ही देश की बोल, अपने ही देश की बोलचाल में आए शब्द देशज कहलाते हैं। अपने ही देश में आए शब्द, ये बोलचाल की भाषा को हम देशज कहते हैं। जैसे देखिए, अपने देश, अपने, अपने ही, यहाँ हंस पर लगाइए। अपने ही देश, अपने ही देश में, देश की बोल चाल, क्या? बोल चाल। ठीक, बोलचाल से आए शब्द, बोलचाल में आए शब्द को क्या? आए, बोलचाल में आए शब्द को हम क्या कहते हैं? बोलचाल में आए शब्द को हम, शब्द को देशज कहते हैं। को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द, देशज शब्द कहते हैं। ठीक, देशज शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए क्या है।
देशज शब्द किसे कहते हैं, ये देखिए आप, खच्चर, ये खच्चर कहीं से नहीं आता, खच्चर यहीं क्या होते हैं, ठीक। मीना, मीना, मीना आपको पता होना चाहिए, मीणा तो जनजाति होती है। भुजिया, मतलब जो शब्द कहीं यूज नहीं होते, बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है, ठीक। रेवड़ी, मेले में मिलती है, आप लोग बहुत चाव से खाते हो रेवड़ी। और क्या है, खरहा, क्या है, खरहा, खरहा किसको कहते हैं, खरगोश। अगर ये खरगोश लिखा जाता तो ये सार्थक शब्द मतलब एक शब्द अर्थ देने वाला ही आपका देशज नहीं कहलाएगा, ठीक। आगे देखिए, साड़ी, लोटा, डोरी, ये सब क्या है, ये आपके देशज है। शेरवानी, शेरवानी, ये सब आपके क्या है, अपने शब्द आए हैं, तो ये है आपके देशज, क्या है, देशज शब्द, ठीक। अगला देखिए, अगला चौथा, जब हम उत्पत्ति के आधार पे चौथा शब्द करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे देंगे विदेशज, क्या, विदेशज, इसको कहेंगे विदेशज। विदेशज शब्द किसको कहते हैं, विदेशज शब्द विदेशी भाषा से आए शब्द विदेशज कहलाते हैं। विदेशी भाषा से क्या है, आए शब्द, आए शब्द विदेशज कहलाते हैं, विदेशज कहलाते हैं, ठीक, कहलाते हैं। अब विदेशज तो एक एक देश से थोड़ी ना है, विदेश से। अब जैसे अंग्रेजी हुआ, ठीक, तुर्की शब्द भी है, फारसी है, क्या है, फारसी, तुर्की, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, क्या है, पुर्तगाली शब्द भी है, पुर्तगाली शब्द भी है, अरबी, अरबी शब्द। अब इसके उदाहरण आपको एक एक सौ में आगे तक जब चलूंगा तो करते चलूंगा, बताते चलूंगा। जब अब अगला सब चैप्टर लेके आऊँगा तो विदेशी शब्दों का एक अलग से करा दूंगा, निम्नलिखित में कौन क्या है, अंग्रेजी शब्द क्या होते हैं, अरबी शब्द क्या होते हैं, फारसी क्या होते हैं, पुर्तगाली क्या होते हैं, फ्रेंच क्या, अरे तुर्की शब्द, ये सब शब्द जब आपको मैं बता दूंगा, तो क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द कहाँ से, कौन पुर्तगाली है। अब जैसे आपसे पूछ दे ऐतराज, ऐतराज आपका क्या है, ऐतराज आपका है, आपका ऐतराज क्या है, अरबी है। अभी हमने खरहा लिखा, खरहा हमारा देसी शब्द है। अगर विदेशी शब्द खरगोश होता है तो खरगोश कौन सा शब्द है, खरगोश भैया मेरे फारसी शब्द है, इसको याद रखिए, इसको खरगोश फारसी शब्द है, ठीक। वो कहावत सुना है ना, खा गए राशन पी गए तेल, ये देखो कुदरत का खेल, वही वाला है, ठीक। उसको आपको क्या है, अब जैसे क्या, अंगूर, अंगूर, हम लोग अंगूर कहते हैं, तो ये भी अंगूर क्या है, फारसी शब्द है, ठीक। अब नुकसान, हम लोग कहते हैं नाश हो गया, लेकिन नुकसान, नुकसान मतलब अरबी शब्द, नुक्ता लगता है, ठीक है। चलिए, ये क्या है, अब जर्सी, जर्सी गाय आपने सुना तो विदेशी हो गई मेरे भाई, यही समझ में आ गया होगा तुमको, क्या है, जर्सी क्या है, विदेशी हो गई, ठीक, अंग्रेजी शब्द है। अब एक और चीज बता दूं आपको, एक दो शब्द और बचे रूपांतरण के आधार पे ना, ये चौथा जो मैं बताया था रूपांतरण के आधार पे, उसको देखो, या रूपांतरण, या रूपांतरण, या रूपांतर, या चलो रूपांतर के आधार, रूपांतर के आधार पर ये शब्द कितने होते भैया, ये भी दो ही शब्द होते, रूपांतर के आधार पर जो दो भेद होते हैं, ये इसको दो भेद कर लीजिए आप, क्या, एक करिए भिखारी शब्द, मैं भिखारी बोल रहा हूँ, भिखारी नहीं बोल रहा हूँ, भिखारी। अब एक होता है अभिकारी, एक होता है भिखारी, एक होता है अभिकारी। भिखारी शब्द किसको कहते हैं उसको जान लीजिए आप, जो शब्द लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप नहीं बदलते, यौन, देखिए यहीं लिख देता हूँ, यहीं लिख दूंगा आपको समझ में आ जाता है, लेकिन नहीं आया यार, रुक गया, इधर आएगा, इधर दिखा, हाँ इधर दिखा, जो शब्द, जो शब्द लिंग वचन पुरुष, ठीक, लिंग वचन पुरुष और कारक, कारक के अनुसार, अनुसार अपने, क्या, अपने कारक के अनुसार अपने रूप नहीं बदलते, अपने रूप
नहीं बदलते, अपने रूप नहीं बदलते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे विकारी शब्द। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे विकारी शब्द। ठीक, ये क्या हो गया? आपका हो गया विकारी शब्द। ठीक, अब इसमें क्या है? अविकारी किसको कहेंगे? वो भी जो जो अपने रूप बदलते हैं। अब इन लोगों के आधार पे ही, ठीक, क्या है? लिंग, वचन, पुरुष, कारक के अनुसार, के अनुसार, ठीक, के अनुसार अपना रूप बदलते हैं, अपने रूप बदलते हैं। ठीक, अपने रूप क्या है? बदलते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे अविकारी शब्द। उन्हें क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। ठीक, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे अविकारी शब्द। ठीक है, अब देखिए क्या है अविकारी शब्द, या अव्यय भी कहते हैं उन्हीं को, इसी को अव्यय भी, यहाँ देख लो अविकारी या क्या कहेंगे? अव्यय। ये भी जान जाइए, आपने तो कहीं पूछ दिया तो आप सोचेंगे अविकारी सर ने बताया, अव्यय तो बताया नहीं था। अव्यय शब्द भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको अव्यय शब्द भी कह देते हैं। ठीक, और ऐसे शब्द भेद की क्या है? क्रिया विशेषण, संबोधन बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये होते हैं आपके क्रिया विशेषण। अब देख लीजिए ऐसे शब्द क्या होंगे, यही मैं बता दे रहा हूँ। क्रिया विशेषण नंबर दूसरे में क्या शब्द आ जाएगा भैया? संबंध बोधक, नंबर तीसरा में क्या आ जाएगा? विस्मादि बोधक, विस्मादि बोधक, और एक बच गया चौथा। चौथा क्या बच गया आपका? समुच्चय बोधक। क्या है? समुच्चय बोधक। ठीक, ये रही आपकी क्लास। इसकी क्लास थी आपके शब्द विचार। शब्द विचार, इसमें आपने क्या क्या देख लिया? इसमें आपने सार्थक और निरर्थक देखा। ठीक, पहले शब्द में, पहला वाक्य में, दूसरे में योग ऋण, ऋण और यौगिक शब्द का 3 शब्द को मैंने बताया। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज बता दिया। और क्या? फिर विकारी और अविकारी रूपांतरण के आधार पर बता दिया। विकारी शब्द को, अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं? अव्यय शब्द भी कहते हैं। चलो भैया, इतनी चीज़ें आपकी कंप्लीट। अब अगले जो अगला क्लास होगा उसमें जो लेंगे कल, तो आपको बता देंगे कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे हिंदी का। फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के, फिर यूपी एसआई के, ये सब आपको हिंदी वहाँ बहुत ही काम की है और आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। अगर आप इसको पढ़ के और ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका काम बन जाएगा। आज की आपकी क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।